आज के दिन में डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड बन चुका है। खासकर इंडिया में लगभग सारे फैमिलीज में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट जरूर मिल जाता है। इंडिया के बारे में कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन या IDF, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च या ICMR जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट में काफी चौंका देने वाली खुलासे हुए हैं। जैसे इन ऑर्गेनाइजेशंस की फैक्ट्स के हिसाब से दुनिया की हर 6 डायबिटिक पेशेंट्स में एक इंडियन है। इंडिया में लगभग 10 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनका डायग्नोसिस हुआ है, और इससे कई गुना ज्यादा ऐसे लोग इंडिया में हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है। क्यों? क्योंकि उनको कभी टेस्ट ही नहीं किया गया। सिर्फ 2020 में लगभग 7 लाख लोगों की इंडिया में डायबिटीज या उसके कारण हुए कोई और बीमारी से मौत हो चुकी है। कोविड से मरने की जो आंकड़ा है उससे कई गुना ज्यादा लोग मरते हैं डायबिटीज या उसके कारण हुई किसी और बीमारी से, और इसीलिए इंडिया को बोला जाता है डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जनरली गलत लाइफस्टाइल की वजह से या जेनेटिकली ये डिजीज होती है, लेकिन अगर कोई इंडियन फैमिली जिनका कोई एक या अनेक मेंबर डायबिटिक है, उनको ये कहा जाए कि उनके फैमिली मेंबर या मेंबर्स को जो डायबिटीज हुई है उसका कारण है ब्रिटिश या गोरे अंग्रेज, तो जरूर अजीब लगेगा और हंसी भी आ सकती है। लेकिन वास्तव में यह सच है और रिसर्च भी ऐसा ही बताता है। अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट हाफ पोस्ट या हफिंगटन पोस्ट में पब्लिश्ड एक न्यूज आर्टिकल की रेफरेंस से पता चलता है कि अमेरिका की ओहायो स्टेट की डेटन शहर में रहने और काम करने वाले 56 इयर्स के डॉक्टर मुबिन सैद साल भर पहले टिकटॉक और इंस्टाग्राम में अपना एक वायरल हुआ वीडियो में इसी चीज का दावा किया है, और अपने दावे के पक्ष में उन्होंने कई सारे रिसर्च और स्टडीज का हवाला भी दिया है। डॉक्टर सैद कहते हैं कि साउथ एशिया में लोगों की बॉडी टेंडेंसी है फैट को जेनरेट करके स्टोर करना, ना कि उस फैट को बर्न करना। और यह इसलिए होता है क्योंकि साउथ एशियन लोग स्टारवेशन एडॉप्टेड होते हैं, यानी भूखमरी अनुकूलित होते हैं, जिसका मोटा मोटा मतलब यह है कि भूख को सहन करने की क्षमता इनमें ज्यादा होती है। और इसका भी कारण यह है कि इस रीजन के लोग कई सारे फेमिन या अकाल को सरवाइव कर चुके हैं। खासकर इंडिया में ब्रिटिश शासन में 30 से ज्यादा अकाल पड़ी थी। अब पहले अकाल के साथ डायबिटीज का संपर्क क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। फेमस ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट कॉनराड वेडिंगटन 1940 में एपिजेनेटिक्स नाम की एक नई कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। एपिजेनेटिक्स एक ऐसी बायोलॉजिकल ब्रांच या बायोलॉजिकल स्टडी है जो बताती है कि इंसान की हैबिट, बिहेवियर और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट उसकी जीन पे क्या प्रभाव डालती है और उसमें क्या चेंजेस करती है। इंसान की जीन में एपिजेनेटिक्स के थ्रू जो चेंजेस होती है उसके चलते इंसान की जिस्म, मानसिकता या स्वभाव में पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज हो सकती है। जब कहीं अकाल या फेमिन होता है तो बहुत सी जाने जाती है, लेकिन जो लोग उस फेमिन को झेल के बच जाते हैं उनके शरीर में स्टारवेशन एडाप्टेशन या भूखमरी सहनशीलता की क्षमता बढ़ जाती है। जहां फेमिनों की संख्या बढ़ती है वही स्टारवेशन एडेप्टेबिलिटी भी बढ़ती है, और इंसानों की जीन्स एपिजेनेटिक्स के थ्रू स्टारवेशन एडेप्टेड या भूखमरी सहनशील हो जाती है। डॉक्टर सैद बताते हैं कि स्टारवेशन एडेप्टेड जीन्स इंसुलिन हार्मोन रेजिस्टेंट हो जाता है। इंसुलिन का काम होता है इंसान की बॉडी की ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना। अब जीन अगर इंसुलिन हार्मोन रेजिस्टेंट हो जाए तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं रहता। नतीजा ब्लड शुगर का बढ़ जाना और डायबिटीज का प्रकोप। डॉक्टर सैद की रिसर्च बताती है कि कोई जनरेशन अगर अपनी जीवन काल में एक फेमिन भी झेल जाए तो उसके अनेकों पीढ़ी डायबिटीज का शिकार बनती है। 2016 की एक दूसरी स्टडी बताती है कि कोई जनरेशन की एक फेमिन को झेलना भी उसके नेक्स्ट जनरेशन के लिए डायबिटीज का खतरा 2 गुना बढ़ा देती है, जबकि वो नेक्स्ट जनरेशन कभी फेमिन या अकाल को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। चाइना की हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी
और अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स भी अकाल के चलते आने वाली पीढ़ी में डायबिटीज की बढ़ने की बात को प्रूव किया है। अकाल और डायबिटीज के संपर्क को जानने के बाद अब चलिए यह समझते हैं कि इंडियन लोगों की डायबिटीज के साथ ब्रिटिश का क्या संबंध है। इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा क्लाइमेट डिपेंडेंट, खासकर साउथ वेस्ट मॉनसून डिपेंडेंट होने की वजह से ड्रॉट यानी सूखा और फेमिन यानी अकाल से बहुत पुराना वास्ता है। लेकिन ब्रिटिश रूल से पहले 2000 सालों में इंडिया में हुए अकाल और उसके कारण हुए मौतों की संख्या दोनों ही ब्रिटिश रूल के टाइम में हुए अकाल और मौत की संख्या से कई गुना कम है। एक ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर द गार्डियन की खुद की रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटिश रूल के अंदर जहां आखिरी के लगभग 89 सालों में 25 बड़ी अकाल देखने को मिला, वही ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में लगभग 2000 सालों में सिर्फ 17 ऐसे अकाल देखा गया। सोच के भी कितना अजीब लगता है ना, पर यह सच है कि 2000 सालों में जितनी अकाल नहीं पड़ी उससे कई ज्यादा सिर्फ लगभग 90 साल में पड़ गई। और द गार्डियन एक ब्रिटिश न्यूज एजेंसी होने के बावजूद भी इसका कारण मोस्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट की दमनकारी नीति को ही बताया है। While drought played a role, British policy increased the intensity of the effects. Harsh land taxes, reductions in spending on the region, and the exportation of food from the country greatly worsened the impacts of a series of droughts. लगभग 6 करोड़ लोगों की मौत हुई है उन 25 फेमिन्स में। क्लाइमेट यानी जलवायु का कृषि का अनुकूल ना रहना, कम बारिश और सूखा जहां एक तरफ अकाल का सिचुएशन तैयार किया, वही उस सिचुएशन से निकलने के लिए बंदोबस्त करने की जगह ब्रिटिश के दमनकारी पॉलिसीज इंडियंस को अकाल के मुंह में धकेल दिया। खास 3 ब्रिटिश पॉलिसी ऐसा सिचुएशन बनाया था। पहला, कठोर लैंड टैक्स या भूमि कर। दूसरा, फूड, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन और बाकी के जन कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का लगभग कुछ ना करना। और तीसरा, अनाज यानी फूड ग्रेन्स की इंडिया से बाहर अवैध एक्सपोर्ट। चाहे 1866 की ओडिशा फेमिन हो या 1876 to 78 का साउथ इंडियन फेमिन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोई कोशिश ही नहीं की। लगातार बारिश की कमी और सूखा के चलते जहां फसलों की उगाई कम हो रही थी और अनाजों का दाम बढ़ रहा था, वही ब्रिटिश गवर्नमेंट ना ही इंडियन लोगों से टैक्स वसूलना कम किया या छूट दिया, ना ही अनाजों के बढ़ते दाम को कम किया, और ना ही गरीब और किसानों के लिए कोई रिलीफ पैकेज का बंदोबस्त किया। उल्टा 1866 में लगभग 20 करोड़ टन चावल इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिया गया। यहां तक कि जब कोई पैसे वाला इंडियन अपने कैपेसिटी में प्राइवेट रिलीफ पैकेजेस का बंदोबस्त करने की कोशिश की गरीबों के लिए, तो उसको भी गवर्नमेंट ने रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि लाखों की तादाद में लोग भूख से तड़प के मरे, खुले रास्ते में लाशों की ढेर लग गई। और इससे भी भयानक था 1943 की बंगाल फेमिन, जहां लगभग 30 लाख लोग मरे सिर्फ भूखमरी से। दाने दाने के लिए तरस गए थे लोग, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट विंस्टन चर्चिल की लीडरशिप में करोड़ों टन का अनाज जैसे चावल, गेहूं वर्ल्ड ओवर के सपोर्ट में अनाजों की स्टॉकिंग के लिए इंडिया से बाहर भेज दिया। नतीजा, इंडिया में फूड क्राइसिस और अकाल। सिचुएशन इतनी गंभीर थी कि दिल्ली में पोस्टेड ब्रिटिश इंडियन वाइसरॉय ने लंदन स्थित ब्रिटिश गवर्नमेंट से इमरजेंसी हेल्प मांगी 10 लाख टन गेहूं इंडिया में भेजने के लिए, लेकिन वो भी लंदन से रिजेक्ट कर दिया गया। गरीब इंडियन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे और बोलते भी थे कि ये सारे फेमिन्स इंडियंस की खुद की पापों की नतीजा है और प्रकृति की कहर है इंडियंस के ऊपर ओवर पॉपुलेशन को कम करने की। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल तो कई कदम आगे जाके ये भी बोल दिए कि आई हेट इंडियंस, beastly people with beastly religion. The famine was their own fault for breeding like rabbits. जिसका मतलब है मैं
इंडियन लोगों से नफरत करता हूं। जानवरों की तरह है ये लोग, जिनके धर्म भी है जानवरों की तरह। ये लोग जो गुनाह करते हैं खरगोशों की तरह बच्चा पैदा करने का, उसी की वजह से ये अकाल हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि इतने कम सालों में इतनी सारी फेमीन, और वो भी इतने बड़े आकार में, तो यहां के लोगों की जिन एपिजेनेटिक्स के थ्रू स्टारवेशन एडेप्टेड हो गया, और जिसके कारण से कई जनरेशन के बाद के लोग में भी डायबिटीज की बढ़ती मात्रा दिख रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि दिग्गज लोग बोल रहे हैं। डॉक्टर मुबिन सैद, फेराज डिक और अशीम शेख की रिसर्च आर्टिकल बता रही है, राज एस भोपाल की बुक बता रही है, काव्या श्रीकांत की रिपोर्ट बता रही है, एशिया न्यूज नेटवर्क, द गार्डियन जैसे न्यूज एजेंसीज में पब्लिश्ड रिपोर्ट और टीआरटी वर्ल्ड जैसे चैनल में पब्लिश्ड वीडियो बता रही है। और ये सारे फैक्ट्स सही में दिल दहलाने वाली है और शर्मनाक भी है।